बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुसलसल नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नज़र एक नई वीडियो के साथ पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कामयाब हुए हैं, सुरखरू हुए हैं, लेकिन इसके बरअक्स शहबाज हुकूमत को जलील और रुसवा होना पड़ा है। हत्ता कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि शहबाज हुकूमत अपने दुश्मन का दिफा कर बैठी। शहबाज हुकूमत के कुछ वो कहते हैं ना कि पेवंद कहते हैं, वो जो एक रास्ता चुनने के लिए रास्ता बनाने वाले कुछ लोग होते हैं, बिनावटी कठपुतली भी मैं उसे कह सकता हूँ कि कठपुतली सहूलतकार भी शहबाज हुकूमत का दिफा नहीं कर सके। वहीं पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के ऊपर भी बात करेंगे। याह्या अफरीदी साहब भी बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं। ये आपको बताता हूँ कि क्यों फंस चुके हैं, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी आपको जलील और रुसवा होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या तो सुरखरू होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज रोगर साहब के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अब मेरी राय के मुताबिक हर इंसान के अंदर एक जमीर नामी चीज भी एक चीज होती है, जमीर भी कुछ होता है, इज्जत नफ्स भी कुछ होता है। अब अगर जस्टिस सरफराज रोगर साहब के पास वो है तो थोड़ी सी भी अगर बची हुई होगी इज्जत नफ्स या जमीर थोड़ा सा बचा हुआ होगा, तो वो बुध वाले दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अटेंड नहीं करेंगे और बुध वाले दिन ही वो रेजिग्नेशन लेटर अपना जमा करा देंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, काफी पीक की खबर है इसके हवाले से जो मैं सामने रखने वाला हूं, क्योंकि जुडिशियल कमीशन का इजलास भी बुलाया गया है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास जो बुलाया गया वो भी काफी अहम मामला। सारे मामला पर अदालती उम्र पर बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सरफराज रोगर साहब एक फैसला देता है, उनको जुडिशियल वर्क करने से रोक देता है। हत्ता कि इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोई भी जज, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी अपने से नीचे वाले जजों को काम से नहीं रोक सकता। लेकिन ये चीज जानते बूझते हुए या ना जानते हुए जस्टिस सरफराज रोगर साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया था, जुडिशियल वर्क से रोक दिया था। वहीं पर इसके खिलाफ तारिक महमूद जहांगीरी साहब, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए थे, अपील दायर की थी इस केस के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, और 5 रुकनी बेंच, आईनी बेंच ने पहले दिन समाप्त की। और जहां पर सिर्फ नोटिस जारी किए जा रहे थे, वहीं पर जो वकील थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, मुनीर मलिक साहब, वो चीखने लग पड़े थे कि जज साहब आप ये कैसे कह सकते हैं, आप एक कैसे गैर कानूनी फैसले को इस तरह से करके अदालत के वकार को मजरूर कर सकते। तो फिर बहरहाल तो उस वक्ती तौर के ऊपर तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के लिए एक रिलीफ दिया गया था। लेकिन आज जब बरोज मंगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त के ऊपर दूसरे दिन दूसरी समाअत हुई, तो जिसको नोटिस जारी किए गए थे अटॉर्नी जनरल को, और जो दरखास्त गुजार था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट, वो भी अटॉर्नी जनरल और मियां दाऊद एडवोकेट जो कि खुद तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एप्लीकेशन लेकर हाई कोर्ट पहुंचा था, वो भी दिफा नहीं कर सका सरफराज रोगर के फैसले को। यही कि आप ये देखिए कि अटॉर्नी जनरल से जब आईनी बेंच के जजेस ने सवालात किए कि आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, तो अटॉर्नी जनरल भी ये कहने के ऊपर मजबूर हुआ कि किसी भी जज को, कोई भी जज जुडिशियल वर्क से नहीं रोक सकता। मियां दाऊद एडवोकेट के ऊपर आ जाए। मियां दाऊद एडवोकेट कौन है, जो कि खुद सरफराज रोगर साहब के खिलाफ के पास तारिक महमूद जहांगीरी का डिग्री वाला मामला लेकर गए थे कि जनाब ये जज ये है, इसको फारिग किया जाए। और ये अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी लिखते हैं कि 2 सीनियर जजों को, करप्ट जजों को इस तरह की बात लिखते हुए कहते हैं कि घर भेजने वाला वकील। मियां दाऊद एडवोकेट तक आईनी बेंच के सामने जस्टिस सरफराज रोगर साहब के फैसले का दिफा नहीं कर सका और ये कहने के ऊपर मजबूर हुआ कि ये फैसला सिर्फ गलत है। कौन ये बात कर रहे हैं? मियां दाऊद एडवोकेट कौन है? उस ही जज के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाला, जिसकी दरखास्त के ऊपर जस्टिस सरफराज रोगर ने फैसला देते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोक दिया था, उनकी जुडिशियल पावर्स को वापस ले लिया था, काम करने से रोक दिया था। और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल कौन है? इस फॉर्म 47 की शहबाज हुकूमत की रियासत का एक नुमाइंदा, एक कठपुतली भी आप कह सकते हैं, वो तक सरफराज रोगर के फैसले का दिफा नहीं कर सका, ना उसने करना चाहा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि शहबाज हुकूमत को तनहा छोड़ दिया। यानी कि अगर इस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में यह फैसला ना भी आता, मेरी राय के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास तकरीबन 1.5-2 साल बचते हैं अपनी नौकरी के, वो पहले घर चले जाते,
लेकिन फर्क क्या पड़ता? फर्क ये पड़ता कि पाकिस्तान की अदालतें है तो पहले से ही बेलिबास, तो और ज्यादा मजीद नंगी हो जाती। एक घटिया तरीन प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाता कि इस तरह से कोई भी जज किसी भी जज के खिलाफ फैसला करके उसको काम करने से रोक कर उसको घर भेज सकता है। बहरहाल वक्ती तौर के ऊपर तो यह रिलीफ था जिससे तारिक महमूद जहांगीरी के हक में फैसला देते हुए आईनी बेंच ने ना चाहते हुए भी मेरी राय के मुताबिक हाई कोर्ट का सरफराज का फैसला मुअत्तिल करके उनको वापस काम पर भेज देने के वो अपने रोजमर्रा के काम के ऊपर जा सकते हैं। और बाद में आप ये देखिए कि उनके बेंच भी तश्कील कर दिए गए थे, जिससे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का एक नई बेंच भी बना दिए गए थे, उसके अंदर उनको शामिल भी कर दिया गया। लेकिन बहरहाल ये अफसोस का मकाम है कि ये देखें कि पाकिस्तान की अदालतों को इस हद तक नंगा करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आप इस चीज को थोड़ा सा देखिए, मेरी लाइनों को समझे कि ना तो अटॉर्नी जनरल ना तो एक वकील मियां दाऊद एडवोकेट इस फैसले का दिफा कर सका, लेकिन वहीं पर वो जज घटिया तरीन फैसला दे देता है, जिससे सरफराज डोगर की मैं बात करूं, जहां पर अटॉर्नी जनरल भी दिफा नहीं कर सका, एक आम वकील भी दिफा नहीं कर सका। ये दोनों तो अगर मैं कंपैरिजन करूं ओहदों के लिहाज से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मकाम इन दोनों लोगों से बढ़कर है। यानी कि सरफराज डोगर साहब ऊपर हैं ओहदे के लिहाज से, अटॉर्नी जनरल और मियां दाऊद एडवोकेट नीचे हैं। लेकिन वहीं पर सरफराज डोगर साहब किस तरह का घटिया फैसला देते हैं, और वहीं पर ये दोनों चाहे फार्म 47 के नुमाइंदे हैं, एक को तो कह सकते हैं, दूसरा भी आप कह सकते हैं सहूलतकार, वो तक दिफा नहीं कर पाए। अब वहीं पर आप आ जाए सरफराज डोगर साहब के ऊपर। मेरी आप थोड़ा सा आपको इस चीज पर आप समझना पड़ेगा कि जब एक जज को इतना भी नहीं मालूम कि आप किसी जज को उसके जुडिशियल वर्क उसको काम करने से नहीं रोक सकते, आप उसके जुडिशियल पावर्स को वापस नहीं ले सकते, जब आपको इतना ही नहीं मालूम तो आप ये हक खो बैठे हैं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठे। इतनी सी बात कोई इज्जत नफ्स होती है, कोई जमीर होता है, कोई थोड़ी सी गैरत भी होती है। बेगैरती की तो सारी हदें पार हो चुकी हैं इस मुल्क के अदालती निजाम के अंदर, लेकिन थोड़ी सी इज्जत नफ्स होती है। मैं ये कहता हूं कि बेगैरती भी उस हद तक होती है कि आपका जमीर आपको ना झिझोड़े। ये रात को कैसे सोते होंगे, मैं तो ये हैरान हूं। इस तरह के फैसले देकर इन जजों को रात को नींद तो आती होगी। अब ये सरफराज डोगर साहब खुद को बहुत बड़ा आलेकार समझते हैं, मौसूफ को लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बिठा देती है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट। तो उनके किए गए फैसलों की हालत देखिए कि पाकिस्तान का कोई एक बंदा दे, कोई एक सीनियर तरीन वकील हो, कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके ऊपर काला दाग ना हो, या मैं ये कह सकता हूं चले ठीक है काला दाग भी हो, वो भी सरफराज डोगर के फैसले का दिफा नहीं करेगा। वहीं पर सरफराज डोगर साहब क्या कर रहे हैं, वो इस चीज को मेरी नजर के अंदर तो मद्देनजर रखते ही नहीं है कि मैं जो फैसला कर रहा हूं कि वो आईन और कानून के मुताबिक नहीं है, ये उनको मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन अब सवाल ये पर उठता है, ठीक है फैसला भी आपने दे दिया, आपका फैसला आपके मुंह के ऊपर मार दिया गया, आपको आपका मकाम बता दिया गया। वो एक चीज बहुत बड़ी मशहूर है कि गधे को बादशाह की कुर्सी के ऊपर बिठा दें तो वो बादशाह नहीं बन जाता, वो गधा ही रहता है, ठीक है ना। और किसी गधे को चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बिठा दें तो वो गधा ही रहेगा, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। तो लाहौर हाई कोर्ट के एक लोअर तरीन जज को उठाकर तमाम सीनियर तरीन जजों के ऊपर तरजीह दे दी जाएगी, तो वो तमाम सीनियर जजों से सीनियर नहीं बन जाएगा। वो तब भी जब उसको चीफ जस्टिस बनाया गया है, वो तब भी उन तमाम सीनियर जजों से छोटा ही रहेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो ट्रांसफर किए गए इन मामलात के खिलाफ मेरी राय मुख्तलिफ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला आईनी बेंच ने कर दिया है कि ये जो ट्रांसफर हुआ इससे किसी भी जज का कोई हक मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये अफसोस का मकाम है कि अभी तक सरफराज डोगर साहब कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, उम्मीद यही की जा रही है अगर उनके अंदर थोड़ा सा ज़मीर बाकी हुआ तो वो ये वीडियो देखने तक आप नाज़रीन जब देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि दूसरी तरफ खबर भी चल रही होगी। सरफराज डोगर साहब ने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए ये ऐलान किया कि मैंने गलत फैसला दिया, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठकर इंसाफ की बातें करूं। लेकिन ये देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाएंगी, अगर वाकईतन ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बदल सकता है, अदरवाइज तो वही मिसाल है बादशाह और गधे वाली। अब आ जाए चीफ जस्टिस सयाह अफरीदी साहब के ऊपर, थोड़ा सा इनके ऊपर बहस कर लेते हैं। चीफ जस्टिस सयाह अफरीदी साहब वो वाहिद बंदे हैं, एक अंग्रेजी जज है, इंग्लिश के अंदर बात करते हैं और बार बार ये जताते हैं कि मैंने कोई पाकिस्तान की अदालतों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, निज़ाम को चलने दें, इस तरह की वो बातें करते हैं। अब यही अफरीदी साहब बड़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। चूंकि
आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में फैसला तो दे दिया है, ठीक है ना। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाया गया है जिसके अंदर अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी बैठेंगे। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला वहां पर तो उठाया जाएगा, वहां पर उनको सुना जाएगा, वहां पर उसके ऊपर बात की जाएगी, जहां पर एक तरफ फॉरम 47 के सहूलतकार, स्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार, दीगर जजेस तक सरफराज डोगर के फैसले का दिफा नहीं कर रहे, इस हुकूमत का दिफा नहीं कर पा रहे। वहां पर अब यह सवाल उठता है कि क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहां पर खड़े होंगे। अगर तो वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़े हो जाते हैं तो तब भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जिल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो चीफ जस्टिस बने हैं और जिस तरह से वो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, तो अगर तो वो उनके हक में भी फैसला देते हैं तब भी जलील होंगे, अगर उनके खिलाफ फैसला देते हैं, उनके खिलाफ खड़े होंगे तब भी जलील होंगे। क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मेरी राय के मुताबिक तो उन्होंने अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी कर ली है, उन्होंने जो इज्जत कमाना थी वो कमा ली है। 1.5-2 साल के अंदर कुछ भी नहीं होता, 1.5-2 साल इस तरह से गुजरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास कितना टाइम बचा है। साकिब बशीर साहब ने ये बात कर दी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं। साकिब बशीर साहब एक बहुत बड़ा इंकशाफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, इनको ऑफर की गई थी, यानी कि इनके बेडरूम्स के अंदर भी कैमरे लगाए गए, इनको ब्लैकमेल करने के लिए इनको ऑफर की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर करवा कर लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं और पिंडी बेंच में आराम से नौकरी करें, अय्याशी करें, आप क्यों फॉर्म 45 के पीछे पड़े हैं। उन्होंने ठुकरा दिया। फिर ऑफर की गई कि आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देते हैं, लेकिन आप हमारे हाथ में बैत कर लें और तमाम केस खत्म और डिग्री का मामला भी खत्म कर देंगे। उन्होंने ये ऑफर भी ठुकरा दी। फिर इनको धमकी दी गई कि जो आजकल टाउट भी देते फिर रहे हैं कि जस्टिस तारिक को इबरत का निशान बना दिया जाएगा और लाहौर से इस्लामाबाद से कराची तक जलील किया जाएगा। यानी कि ये साकिब बशीर सीनियर तरीन कोर्ट रिपोर्टर है, ये इंकशाफ करते हैं बहुत बड़ा। लेकिन ये भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रद्द किया। क्यों रद्द किया, कभी आपने ये सोचा है? उनको ये मालूम हो चुका है कि चाहे उनको काम करने से रोक दिया जाए, चाहे उनको घर भी भेज दिया जाए, उनकी इज्जत के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने जो कमाना था वो कमा लिया है। 1.5-2 साल जो रहते हैं तारिक महमूद जहांगीरी के पास, वो कोई इतना बड़ा आलम भी इकट्ठा नहीं कर लेंगे। अभी जस्टिस मुंसुल साहब कितनी बार कायम मकाम चीफ जस्टिस बने, उन्होंने क्या कर लिया। तो तारिक महमूद जहांगीरी भी अकेले इस निजाम के खिलाफ क्या कर पाएंगे। लेकिन उनको मालूम है वो इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, काजी की तरह जलील नहीं होना चाहते। ये बात तारिक महमूद जहांगीर और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और ये उन लोगों को बात पता होती है जिनके अंदर थोड़ा सा जमीर बाकी रहता है, जिनके अंदर थोड़ा सा इज्जत नफ्स बाकी रहती है। डोगर वाले मामले के अंदर, काजी वाले मामले के अंदर, जस्टिस अमीनुद्दीन वाले मामले के अंदर, जस्टिस याहिया अफरीदी वाले मामले के अंदर, मैं इसके ऊपर दरमियानी रास्ता भी इख्तियार करते हो, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं जब तक सांस है तब तक चांस है। जब तक ये जिंदा इनके पास चांस है कि अपनी अदालती निजाम के लिए कुछ कर जाएं। वही बात अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि जिस तरह से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास उन्होंने बुलाया है 16 अक्टूबर को तकरीबन बताया जा रहा है, तो वहां पर क्या वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़े होंगे या उनके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन यहां पर भी एक डंडी मारी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के बाद इजलास बुलाया गया ताकि सारे मामला निपटा कर ही इसके मामले को देखा जाए, तो इससे कुछ हद तक हमें तासुरात मिलते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या फैसला करते हैं। ये अभी तक लिए अहम डिटेल थी इन सारे मामलों पर। आप क्या रहे मुझे कमेंट के अंदर जरूर आकर भी लगता है। जी शुक्रिया।